Today we will discuss about the topic ratio analysis. जैसा कि हमने पहले देखा था कि हम सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट करेंगे, उसके बाद रेशियो एनालिसिस। तो आज हमारा सेकंड टॉपिक है रेशियो एनालिसिस। तो लेट्स स्टार्ट। रेशियो एनालिसिस में सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो में स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन और फंक्शनल क्लासिफिकेशन। तो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के हम जो टर्म यूज़ करते हैं, उसमें जो हम टर्म यूज़ करते हैं वो हम लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से और हमारे बैलेंस शीट से। तो उसमें जो रेशियो होते हैं वो फिनेंशियल रेशियो होते हैं और ऑपरेटिंग रेशियो होता है और एक और होता है हमारा मिक्स रेशियो। वैसे ही अगर हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन की बात करें तो उसमें जो हम एलिमेंट्स लेते हैं वो हम उन एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर्स के लिए लेते हैं ताकि वो हमारे रेशियोज देखकर ये समझ सके कि हमारी कंपनी में उनको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली रेशियो इसीलिए कैलकुलेट करते हैं। और हमारा जो फंक्शनल क्लासिफिकेशन है वो इम्पोर्टेंट है। उसमें जो रेशियो है लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, तो ये उसमें हम क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहला जो रेशियो हम लेंगे वो है हमारा लिक्विडिटी रेशियो। हम लिक्विडिटी किसे बोलते हैं? कैश और कैश इक्विवेलेंट्स। अगर हम साइंस में देखें तो लिक्विडिटी बोलते हैं जैसे अगर हमारे पास पानी है और हम उसको किसी कंटेनर में रखते हैं तो वो उसका शेप ले लेता है। लाइक कटोरी में रखा तो कटोरी का शेप ले लेगा, ग्लास में रखा तो ग्लास का शेप ले लेगा। वैसे ही हमारे बिजनेस में लिक्विडिटी हम बोलते हैं जो हमारे चेंज हो जाती है जल्दी से, जैसे कैश और कैश इक्विवेलेंट्स होते हैं। और वैसे ही हमने हमारे बैलेंस शीट में कुछ ऐसे आइटम्स लिए थे जो हमारे एक साल के अंदर अंदर कैश में चेंज हो जाते हैं। तो वो ऐसे आइटम्स कौन से थे? करंट लायबिलिटीज है, करंट एसेट्स। तो यहाँ पे जो लिक्विडिटी रेशियो है, नाम से हमको पता चल रहा है कि हमको इसमें कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड करने हैं। तो यहाँ पे रेशियो होती है 2 टाइप्स की। फर्स्ट हमारा होता है करंट। तो जो करंट रेशियो है करंट रेशियो को में हमको क्या क्या एलिमेंट्स लेने हैं, उस फॉर्मूला को हमको लर्न करने की बजाय हमें देखते हैं कि वो एलिमेंट्स इसमें क्यों आए हैं। तो जो करंट रेशियो है उसमें क्या क्या एलिमेंट्स हम लेंगे, जैसे हम लिक्विडिटी रेशियो अगर निकाल रहे हैं तो हमारे लिए वही आइटम्स इंपॉर्टेंट है जो चेंजेबल है। तो यहाँ पे करंट रेशियो में हम लेंगे क्या लेंगे? करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। अब यहाँ अगर मैं करंट लायबिलिटीज की जगह डिबेंचर लिख दूँ तो इज इट पॉसिबल? नो। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे डिबेंचर नहीं ले सकते क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में नहीं है, इसलिए। अब शेयर कैपिटल से निकाल रेशियो यहाँ वैसे नहीं हो सकता। यहाँ पे करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज ही हमको देना पड़ेगा। तो नाम में हमको पता है कि अगर हमको करंट रेशियो निकालना है तो हम इसमें एलिमेंट्स क्या क्या यूज करेंगे जो लिक्विड फॉर्म में है, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। अब क्विक रेशियो में क्या लेंगे? क्विक एसेट्स है, क्विक लायबिलिटीज। हम हमारी इच्छा से यहाँ पे कुछ भी फॉर्मुलेट नहीं कर सकते। सो यहाँ पे करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। अब हम देखते हैं कि करंट एसेट्स में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ देखेंगे हम करंट एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड करते हैं। कैश, बैंक, डेटर, बिल्स, रिसीवेबल और हमारा आते हैं स्टॉक, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म लोन एंड
हमारे लिए ये सारी करंट एसेट्स है। कैश, बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। तो ये जो करंट एसेट्स है हमने ये ली, वैसे ही हमारे पास जो हमारी क्विक एसेट्स होगी वो करंट एसेट्स, ये अगर करंट एसेट्स है तो ये हमारी क्विक एसेट्स। इट मीन्स जो क्विक एसेट्स होती है वो करंट एसेट्स का ही पार्ट होती है। वो कैसे होती है, जैसे कैश है तो इसका सेकंड स्टेप हमारे पास पैसा हाथ में आना चाहिए, तो कैश तो वैसे भी लिक्विड फॉर्म में ही है, बैंक बैलेंस भी हमारा लिक्विड फॉर्म में ही होता है। डेटर्स का नेक्स्ट स्टेप क्या है, डेटर्स आइडेंटिफाइड है, उनको अपने माल बेच दिया है, बस हमको उनसे पैसा लेना बाकी है, तो ये भी हमारा क्विक एसेट्स है। बिल्स रिसीवेबल, वैसे ही हमने बिल लिख दिया है, हम ड्यू डेट का वेट कर रहे हैं, जैसे ही ड्यू डेट आएगी हमारे पास पैसे मिल जाएंगे हमको, तो ये भी हमारा क्विक एसेट्स है। स्टॉक, अब स्टॉक का सेकंड और नेक्स्ट स्टेप कैश नहीं है, क्योंकि स्टॉक अभी हमारे पास है, पहले तो स्टॉक ही आइडेंटिफाइड नहीं है, रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड्स है, वर्क इन प्रोग्रेस है, कौन सा स्टॉक है वो भी हमको पता नहीं है। एक तो स्टॉक बिका भी नहीं है, वो कब बिकेगा ये भी हमको पता नहीं है, तो हमारे डेटर्स अभी जनरेट ही नहीं हुआ है, तो वो कैश फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो हियर ये क्विक एसेट्स में हम इंक्लूड नहीं कर सकते। तो ये हमारा एक जो ये एसेट्स है इसको हम क्विक एसेट्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। अब जो आउटस्टैंडिंग इनकम है इसके लिए हमने पैसे दे दिए हैं, हमको सर्विस मिल चुकी है, बस हमारे पास पैसा आना बाकी है, सर्विस दे चुकी है, हमारा काम कर दिया है, बस पैसे मिलना बाकी है, तो ये भी हमारा क्विक एसेट्स है। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होगा कि हमने पैसे तो दे दिए हैं लेकिन हमको अभी सर्विस मिली नहीं है, कि हमको कोई काम करवाना है और उसने बोला कि कोई आप एडवांस पेमेंट कर दो, तो हमने उसको एडवांस पेमेंट तो कर दी लेकिन उसने भी उसका काम करके नहीं दिया, तो ये तो कैश के फॉर्म में है ही नहीं, तो काम करके देगा यानी कि सर्विस के फॉर्म में, तो ये तो क्विक एसेट्स बन ही नहीं सकता। मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो होती है उनको तो आप सुबह सेल करोगे और शाम को आपको पैसे मिल जाएंगे, तो ये भी हमारा क्विक एसेट्स होता है। और शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस ये भी हमारा क्विक एसेट्स। तो यहाँ पे बेसिकली दो चीज़ें ऐसी हैं जिसको हमने क्विक एसेट्स में इंक्लूड नहीं करा, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस। वैसे ही हमारी जो करंट लाइबिलिटीज होती है उसी में से कुछ होती है जो हमारी क्विक लाइबिलिटीज होती है। जो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, वैसे तो जो भी लाइबिलिटीज होती है हमको उसका पेमेंट करना होता है, जैसे कि जैसे कि हमारा अगर क्विक लाइबिलिटीज में अगर हम देखें तो जो भी क्विक लाइबिलिटीज होती है उनका पेमेंट हमको करना ही होता है। तो जैसे हमारा है बैंक, जैसे हमारा टेलीफोन बिल है तो उसकी जो ड्यू डेट आएगी तो उसका पेमेंट हमको करना है, बिल आया, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, पानी का बिल, ऐसे कोई भी हमारी लाइबिलिटीज है वो तो हमको पे करनी ही है। लेकिन जो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है वो हमारा क्विक लाइबिलिटीज नहीं है, क्योंकि हमको उसका पेमेंट मतलब अभी के अभी नहीं करना, उसकी कोई ड्यू डेट नहीं होती है, जितना आपको ओवरड्राफ्ट लिमिट मिला है आप उतना ले लो, बैंक आपको उतना क्रेडिट देगी। वैसे ही कैश क्रेडिट होती है, वो भी जो हमारा क्रेडिट कार्ड होता है उससे आप शॉपिंग कर लो, बाद में आप उसका पेमेंट तो करते हो, लेकिन बैंक उसका पेमेंट मांगते हैं 5% के बराबर पेमेंट। अगर आपने 10,000 की शॉपिंग की तो आपको 500 रुपये का ही पेमेंट करना है आपको वन का, तो इसको भी हम क्विक लाइबिलिटीज नहीं बोलेंगे। बैंक ऐसे क्यों करता है, क्योंकि बैंक को इंटरेस्ट अर्न करना होता है, इसलिए वो तो ये चाहता है कि हम लेट से लेट पेमेंट करें। तो ये दोनों आइटम्स होते हैं जो करंट लाइबिलिटीज में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला बनता है क्विक रेशियो का, ये फॉर्मूला एक और हम जो लेते हैं वो लेते हैं क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। अब ये क्यों लिखा मैंने, ये क्यों होता है, अब प्रूडेंट कॉन्सेप्ट के बारे में तो आपने सुना ही होगा, तो उसमें ये बोलते हैं कि जो भी हमारे प्रॉफिट्स होते हैं, जो हमारे फ्यूचर प्रॉफिट्स होते हैं उनको तो हमको इग्नोर करना है, लेकिन जो हमारी जो लॉस है उनको हमको पहले आइडेंटिफाई करके उनको अपने को रिकॉर्ड कर लेना है। तो जो प्रूडेंट कॉन्सेप्ट के फॉलोअर्स हैं वो ये मानते हैं कि हमारी जो भी करंट लाइबिलिटीज़ है
वो सारी हमको पेमेंट तो करनी ही है। अब लाइबिलिटीज चाहे और बैंक ओवरड्राफ्ट हो चाहे ये हो कोई भी हो, हमको अगर हमने अभी नहीं किया तो हमको इंटरेस्ट के साथ में पेमेंट करना होगा। तो इसलिए जो हमको पेमेंट करना होता है उसको हम क्विक लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज अलग अलग नहीं मान के करंट लाइबिलिटीज। तो जो फॉलोअर्स है वो ये बोलते हैं कि हम तो क्विक लाइबिलिटीज मानते ही नहीं, हम तो सिर्फ करंट लाइबिलिटीज ही मानेंगे। तो हमने फिर इसका अलग अलग लेफ्ट राइट करके हमने भी फिर क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, दैट्स व्हाई यहाँ पे हमने करंट लाइबिलिटीज फॉर्मूले में लिखा। तो ये तो हमारा हो गया लिक्विडिटी रेशियो। सो अब हम देखेंगे सॉल्वेंसी रेशियो। तो सॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है कि किसी भी बिजनेस की सॉल्वेंसी को चेक करना, यानी उसने जो भी उधार पैसे लिए हैं, उसके जो भी लोन्स है, उसको वो कितने टाइम में वापस रीपे कर पाएगी, कितने टाइम में वापस चुका पाएगी। तो सॉल्वेंसी चेक करना, तो इसमें हमारे रेशियोज आते हैं। पहला है डेट इक्विटी रेशियो। तो अब डेट इक्विटी रेशियो नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें डेट और इक्विटी का रिलेशन हमको ये दोनों एलिमेंट्स यूज करने हैं। तो फॉर्मूला बनेगा डेट अपॉन इक्विटी। डेट में आता है लॉन्ग टर्म लोन एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। तो यहाँ पे डिबेंचर में हम लेते हैं लॉन्ग टर्म लोन और इक्विटी में आता है शेयर होल्डर फंड। अब ये कहाँ से मिलेंगे हमको, जैसे कि हमारे पास कैपिटल इंक्लूडेड है, इसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल लेस एट रिजर्व एंड सरप्लस लेस फिक्शियस एसेट्स, और हम लेते हैं इसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और आता है इसमें लोन एंड डिबेंचर। अब ये जो पार्ट है इसको तो हम मानते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक शेयर होल्डर्स फंड, और जो ये लोन एंड डिबेंचर है इसको हम मानेंगे हमारा ये हमारे डेट्स। अब हम लेते हैं टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। ये क्या होता है कि एसेट्स और डेट का रेशियो लेना है, तो डेट अपॉन एसेट्स, टोटल एसेट्स। अब टोटल एसेट्स कैसे निकालेंगे, हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने इक्विटी शेयर ले लिया है बैलेंस शीट में से, रिजर्व एंड सरप्लस आ गया, फिक्स्चर्स एसेट्स जिसमें से हमने लेस भी कर दिया, प्रेफरेंस शेयर भी ले लिया, लोन एंड डिबेंचर आ गए। तो बचा क्या है इसमें, सिर्फ करंट लायबिलिटीज ही बचा। तो अगर हमने ये करंट लायबिलिटीज ले लिया तो ये लायबिलिटीज की टोटल आ जाएगी, और जो लायबिलिटीज साइड की टोटल होती है वही हमारी एसेट साइड की भी टोटल होती है। तो यहाँ पे अगर हम ये सब ऐड करके करंट लायबिलिटीज को और ऐड कर देते हैं तो ये हमारा आ जाता है टोटल एसेट्स। अब लेंगे प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होता है कि जो बिजनेस के ओनर्स हैं वो इन्वेस्ट करते हैं हमारे टोटल एसेट्स में। तो जो बिजनेस के ओनर कौन होते हैं हमारे, इक्विटी शेयर होल्डर, ये प्राइमरी ओनर है, और सेकेंडरी ओनर है हमारे प्रेफरेंस शेयर, ये भी हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी हमारे ओनर ही होते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे प्रोप्राइटर फंड, अपन ये किस में इन्वेस्ट करेंगे, टोटल एसेट्स। तो यहाँ पे इस फंड में हम क्या क्या लेंगे,
इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये टोटल शेयर होल्डर फंड, इसको हम शेयर होल्डर फंड भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे कुछ और रेशियो, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक हमारा आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, एक हमारा आता है डेट सर्विस रेशियो, एक हमारा आता है कैपिटल गियरिंग रेशियो। अब जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, इसमें हम क्या इंक्लूड करते हैं कि हम किसी भी लोन को क्यों लेते हैं, ताकि हम हमारे बिजनेस में प्रॉफिट अर्न कर सकें। अगर हमने लोन लिया और हमने उसका इंटरेस्ट पेमेंट किया और हमको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, मान लो 10 रुपये का इंटरेस्ट देना है और प्रॉफिट हमको हो रहा ही नहीं, 5 रुपये का ही प्रॉफिट हो रहा है, फालतू 5 रुपये जेब से भर के, और हम लोग इंटरेस्ट का भी पेमेंट कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं। लोन क्यों लेते हैं कि हम अपने बिजनेस को एक्सटेंड कर सके और हम प्रॉफिट अर्न कर सके, और उसी प्रॉफिट में से हम इंटरेस्ट का भी पेमेंट कर सकें। तो यहाँ पे हमको लेना है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड टैक्स। तो यहाँ पे हमको पेमेंट किसकी करनी है, इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डिवेंचर एंड लोन एंड एडवांस। सो यहाँ पे हमको हमारे प्रॉफिट में से ही इंटरेस्ट का पेमेंट करना है। अब हमारा आता है डेट सर्विस रेशियो, जो हमने लोन लिया है उससे हमने कितने सर्विस के पैसे कमाए हैं, तो उसके लिए हमको चेक करना है कि हमारे पास प्रॉफिट कितना है। हमको जो प्रॉफिट होता है उसी में से हमको जो प्रॉफिट होता है उसी में से हमको एक तो इंटरेस्ट की पेमेंट करनी होती है, और क्या चुकाना होता है हमको सिर्फ इंटरेस्ट ही पे करना है ऐसा तो नहीं है, हमने जो लोन लिया है उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी तो पे करना है। तो यहाँ पे हमको उसकी इंस्टॉलमेंट भी देनी पड़ती है। तो ये दोनों जो पेमेंट हमको करनी है वो हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना है, ताकि हम प्रॉफिट में से ही इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट का पेमेंट कर सके। तो हमारे पास कितना प्रॉफिट बचेगा जिसमें से हम इंटरेस्ट का भी पेमेंट कर दें और हमारे इंस्टॉलमेंट को भी पे कर दें। तो यहाँ पे जो हमारा टैक्स पे करने के बाद में जो हमारा प्रॉफिट बचेगा उसी में से हम हमारा इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर इंटरेस्ट, क्योंकि बिफोर इंटरेस्ट, क्योंकि हमने इंटरेस्ट तो इसी प्रॉफिट में से हमको पे करना है, इसलिए बिफोर इंटरेस्ट। अब हमको यहाँ पे सर्विस के पैसे देने हैं, डेट सर्विस रेशियो। तो हमने यहाँ पे ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डेट सर्विस रेशियो, अब इसका फॉर्मूला है ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर इंटरेस्ट लेना है, और इसमें हमको पेमेंट किसकी करनी है, एक तो इंटरेस्ट की करनी है, इंटरेस्ट ऑन लोन प्लस इंस्टॉलमेंट। फिर हमारा आता है कैपिटल गियरिंग रेशियो। जो इन्वेस्टर्स होते हैं, एक तो वो होते हैं जिनको हम फिक्स रेट से इंटरेस्ट देते हैं, और जिनके लिए कोई रेट फिक्स नहीं होता है, तो उन दोनों को हमको अलग अलग कर लेना है कि जिनके लिए रेट फिक्स है और जिनके लिए रेट फिक्स नहीं है। जिनके लिए रेट फिक्स है, डिवेंचर्स के लिए, प्रेफरेंस शेयर्स के लिए, डिवेंचर प्लस प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब बचा कौन, इक्विटी शेयर जिसके लिए होल्डर। तो यहाँ हमको
हमको सिर्फ फंड नहीं लेना पूरा, सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स लेने हैं। तो ये हमारा कैपिटल गिविंग रेशियो का फॉर्मूला। सो थैंक यू एवरीवन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।